गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो पॉलिटिकल साइंस का जो नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे इस क्लास में वो है चैप्टर नंबर 7। समकालीन विश्व की सुरक्षा, मतलब सिक्योरिटी इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड। ठीक है, तो क्या है इसमें स्टूडेंट्स, आप देखो। ये देखो, आगे है समरणीय बिंदु, मतलब इसका मतलब है कि सुरक्षा। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ अ सिक्योरिटी, व्हाट इज़ अ सुरक्षा। सुरक्षा राज्य का एक महत्वपूर्ण दायित्व है, मतलब किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट का, किसी भी देश की गवर्नमेंट का, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण का दायित्व क्या है, महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या है, किसी की हमें हर प्रकार की सिक्योरिटी देना। ठीक है, वो सिक्योरिटी हमें चाहे इकोनॉमिकली वाइज हो, चाहे पोलिटिकली एक स्टेबल गवर्नमेंट हो, हमें कल्चरली सिक्योरिटी चाहिए, हमारे साथ किसी तरह का भेदभाव ना हो। तो हर तरीके की, हर तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का दायित्व किसका है, राज्य का है। राज्य के मतलब यहाँ से मतलब है कि सरकार का है। सुरक्षा का अर्थ क्या होता है, खतरे से मुक्ति। मतलब सुरक्षा, अगर सिक्योरिटी का डायरेक्ट मीनिंग देखी जाए तो क्या है ये, खतरे से मुक्ति। मतलब हमें किसी भी तरीके का अगर कोई खतरा है, कोई डेंजर है, हमारी लाइफ को डेंजर है, हमें किसी भी, लाइक जैसे अभी कोरोना पैंडेमिक है तो एक तरह का हम खतरा महसूस कर रहे हैं, इनसिक्योर फील कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। मीन्स हमें हेल्थ जो अवेयरनेस है, हेल्थ सिस्टम है, वो अच्छा प्रोवाइड किया जाए ताकि हम सिक्योर फील करें, सुरक्षित फील करें। तो ऐसे ही किसी भी तरह के खतरे से मुक्ति का दायित्व देने का किसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारी गवर्नमेंट की है। ऐसे गंभीर खतरे जिनसे हमारे केंद्रीय मूल्यों को अपूर्णीय क्षति पहुंचती है, से मुक्ति। ऐसा कुछ भी जिससे हमें हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक राइट्स हैं, जो हमारे बेसिक लाइफ की रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर वो नहीं पूर्ण नहीं होती हैं, जहाँ हमें किसी भी तरीके से सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, हम खुल के जी नहीं सकते हैं। लाइक हमें अच्छी हवा चाहिए, अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, वो प्रोवाइड करवाना हमारी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें बाहर निकले तो घर से हमें पूरी सिक्योरिटी होनी चाहिए कि हमारी जान को भी खतरा नहीं होएगा। लाइक अब जो टेररिज्म इतना फैला हुआ है, बहुत लोग कई बार टेररिज्म टाइम पे घर से निकलना, अभी निकलना से भी बहुत डरते हैं। इवन कि हम बाहर जाते हैं, एक बड़ी छोटी सी बात है, रोड पे जाते तो हम वहाँ पे इतना डर होता है क्योंकि लोग या सरकार जो ट्रैफिक रूल्स है उसको फॉलो ही नहीं करवा पाती, तो जिसलिए हमेशा क्या जान को खतरा बना रहता है, एक डर बना रहता है। तो इन सारी चीज़ों से मुक्ति दिलवाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी गवर्नमेंट की। मतलब हमें हर तरीके से सिक्योरिटी देना, क्योंकि गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अस, क्योंकि वी आर गिविंग द वोट्स टू द गवर्नमेंट। आगे सुरक्षा की दो धारणाएं, एक है ट्रेडिशनल धारणा, एक है नॉन ट्रेडिशनल। एक पारंपरिक धारणा है, एक अपारंपरिक धारणा है। पारंपरिक धारणा सबसे पहले देखते हैं कि सुरक्षा की पारंपरिक धारणा को हम दो भागों में बांट के समझ सकते हैं। बाहरी सुरक्षा, लाइक अभी जैसे चाइना, लद्दाख में जब चाइना और इंडिया की डिस्प्यूट चल रहा है, तो वहाँ पे अभी जो लद्दाख के लोग हैं उनको कौन सी सुरक्षा चाहिए, बाहरी सुरक्षा चाहिए। हमें भी बाहरी सुरक्षा चाहिए कि कल को चाइना कहीं लद्दाख से एंटर करता, कश्मीर से एंटर करता, पंजाब से एंटर करता, चंडीगढ़ तक ना पहुँच जाए, तो हमें बॉर्डर सिक्योरिटी, बाहर से हमलावर जो आ रहे हैं, इन्वेडर्स आ रहे हैं, उनसे हर तरीके की सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना, ये कौन सी पारंपरिक धारणा है। और आंतरिक सुरक्षा मतलब इंटरनल सिक्योरिटी, लाइक हमें पुलिस इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दें, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ दें, हॉस्पिटल अच्छे हों, हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, स्कूल अच्छा हो, यहाँ पे हमारी लाइफ हर तरीके से सिक्योर हो, हमारा एनवायरनमेंट अच्छा हो, तो ये प्रोवाइड करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी गवर्नमेंट की है। तो ठीक है, सुरक्षा की दो धारणा, एक पारंपरिक, एक अपारंपरिक। और पारंपरिक में दो तरह की है सुरक्षा, वो कौन सी, बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा। अब सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा कौन सी, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा से खतरे के नए स्रोतों से मानवता की सुरक्षा की बात मानी जाती है। इसमें अभाव, अकाल, महामारी, प्राकृतिक आपदाओं और वैश्विक ताप वृद्धि आदि से सुरक्षा पर बल दिया जाता है। वैश्विक ताप यानी ग्लोबल वार्मिंग। तो
अब जो ये तो थे मतलब हम बाहरी सुरक्षा दो, हम आंतरिक सुरक्षा दो, लेकिन अब नए-नए इश्यूज़ आ रहे हैं लाइक अगर इस टाइम पे आप जो कोरोना को देखोगे, कोरोना पैंडेमिक आ रखा है, हम हर तरीके से इनसिक्योर फ़ील कर रहे हैं। हमें इकोनॉमिकली तो हम डाउन जा रहे हैं क्योंकि सब कुछ इतना महँगा हो गया है, इकोनॉमिक कंडीशंस डाउन जा रही है क्योंकि बहुत टाइम पे लॉकडाउन रहा। उससे अलावा उसके इसके अलावा हमें बाहर जाने से हम अवॉइड कर रहे हैं। Like we are not feeling free, we are always in the factor of fear, हम हमेशा डरते रहते हैं। और अब एनवायरनमेंट हमें साफ़ नहीं लग रहा है कि हम बाहर जाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। अब कोरोना के टाइम पे हॉस्पिटल अच्छे नहीं है, फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है, तो इसीलिए क्या है कि मतलब ये एक तरह की इनसिक्योरिटी है जो हमें, जिसको हम अपारंपरिक धारणा में ऐड कर रहे हैं। अभाव, किसी भी चीज़ की कमी, जैसे हमारे हॉस्पिटल्स की कमी है, अब यहाँ पे अच्छे स्टाफ की कमी है, अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, वेंटिलेटर्स नहीं हैं, तो अकाल मतलब भूखमरी पड़ जाना, खाना भूखे मरना लोगों का, महामारी जो पैराडाइमिक अभी कोरोना फैली हुई है, प्राकृतिक आपदाओं का ये भूचाल आ जाता है, कभी सुनामी आ जाता है, वैश्विक ताप वृद्धि मतलब ग्लोबलाइजेशन, वार्मिंग बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ओजोन लेयर में सुराख हो रहा है, तो इसकी सुरक्षा पर बल दिया जाता है अपारंपरिक धारणा में। इसलिए पारंपरिक धारणा में ट्रेडिशनल जो है उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी, और जो है अपारंपरिक धारणा यानी नॉन ट्रेडिशनल, उसमें क्या है, अकाल हो गया, महामारी हो गया, पैनाडेमिक, एपिडेमिक, नेचुरल डिजास्टर्स, और ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में ग्लोबल वार्मिंग, इनके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। खतरे के नए स्रोत जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका आज के टाइम पे आतंकवाद। अब जो खतरे के नए स्रोत है जो अपारंपरिक धारणा के अंदर आते हैं, आतंकवाद, टेररिज्म। टेररिज्म का हर वक्त खतरा बना रहता है, बहुत फेस किया, कश्मीर ने टेररिज्म में बहुत फेस किया, तामिल्स ने आपके चैप्टर में देखा कि बहुत फेस किया, इवन के पंजाब ने भी 1984 के टेररिज्म को 1992 के टेररिज्म में बहुत ज़्यादा फेस किया, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहे वो लोग। तो इसलिए जो आतंकवाद है ये भी एक नया खतरे का स्रोत है। जैसे अमेरिका में 9/11 जो अटैक हुआ है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, तो वो क्या है, एक टेररिज्म की ही एग्जांपल है। गरीबी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब बंदे के पास खाने के लिए बेसिक खाने के लिए रोटी नहीं है, बेसिक नेसेसिटी रोटी कपड़ा मकान ही कम पूरा नहीं है, तो वो बंदे की लाइफ कैसे सिक्योर होएगी। ठीक है, आगे मानवाधिकारों का हवन, हम मतलब हमें जो ह्यूमन राइट्स है, हमें कहीं भी दबाया जा रहा है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे शोषण हो रहा है, गर्ल्स के साथ रेस के आधार पे, जेंडर के आधार पे, तो ये क्या है कि हम मानव अधिकारों की अब बहुत ज़्यादा हनन हो रहा है, उनकी कोई सिरपालना नहीं हो रही, कोई डिसिप्लिन नहीं हो रहा है, तो ये खतरे के नए स्रोत है। प्रदूषित हुआ पर्यावरण, हमारा एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुका है, जिसकी वजह से एक सुरक्षित हर जगह भी नहीं है जहाँ पे हम अच्छे से सांस ले सकें। जब अभी इस कोरोना के टाइम पे आप देखोगे तो हर एक बंदे ने मास्क पहना हो, तो आपने कभी सोचा भी नहीं होएगा कि जिस एनवायरनमेंट में हम ऐसे फ्री घूमते थे, अब वहाँ पे एक कपड़ा, एक मास्क या कोई भी चीज़ लगा के मुंह पे घूमना पड़ रहा है, तो ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है हमारे प्रदूषित हुए एनवायरनमेंट का। एड्स, बर्ड फ्लू जैसी बीमारियां आदि, बर्ड फ्लू यानी अभी जो कोरोना वो भी इसी में आएगी, महामारियां, इनसे हमें खतरे के नए स्रोत बन गए हैं। ठीक है, जो आपके इस चैप्टर में बस इतना ही है बच्चों, समकालीन में यानी ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटीज़, और उस नॉन ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल में नए स्रोत, टेररिज्म, गरीबी, ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों का हनन, प्रदूषित पोल्यूटेड एनवायरनमेंट, एड्स, बर्ड फ्लू जैसी एपिडेमिक महामारियाँ, कोरोना जैसी महामारियाँ आदि, है ना। तो अब इसके बाद मैंने आपको 1 अंक वाले प्रश्न, 2 अंक वाले प्रश्न, 4 अंक वाले प्रश्न, और उसके बाद एक कार्टून और 6 अंकों वाले प्रश्न, उसके बाद आपको पैराग्राफ, और फिर मैंने 1 अंकों वाले प्रश्न और 2 अंकों वाले प्रश्न आपको इसमें दिए हुए हैं। ये अब बच्चों आपने खुद सॉल्व करने हैं। तो मैं आपको बताती हूँ इसमें कौन कौन से 1 अंक वाले प्रश्न। पहले सुरक्षा का, ये मैं नहीं करवाऊंगी, आप खुद करोगे, मैं आपको जस्ट एक क्वेश्चन दे रही हूँ ताकि आपके लिए इजी हो इस चैप्टर को करना। सुरक्षा से क्या अभिप्राय है, मतलब व्हाट इज़ द सिक्योरिटी। अपरोध से आप क्या समझते हो। एनपीटी शब्द का विस्तार में लिखिए, इसकी फुल फॉर्म आपकी बुक में, और ये क्या है, कौन सी ट्रीटी है। परमाणु अप्रसार संधि का क्या प्रभाव हुआ है, जो न्यूक्लियर वेपन्स बन रहे हैं, जो न्यूक्लियर टेस्ट हो रहे हैं, उसके बारे में ये क्वेश्चन।
आतंकवाद सुरक्षा के लिए परंपरागत खतरे की श्रेणी में आता है जहाँ अपरंपरागत खतरे की श्रेणी में आता है। तो आतंक किस में आता है? अपरंपरागत श्रेणी में आता है। तो कैसे आता है ये आपने बताना है। सीटीबीटी का पूर्ण रूप लिखें, इसकी फुल फॉर्म क्या है सीटीबीटी की, ये आपने लिखनी है। ये भी एक ट्रीटी है जो न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट को लेके थी। आतंकवाद किसे कहते हैं, टेररिज्म क्या है, सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा से सबसे बड़ा खतरा किसे माना जाता है। तो जो सुरक्षा की जो पारंपरिक अवधारणा मतलब जो ट्रेडिशनल है उसमें सबसे बड़ा खतरा किसको माना जाता है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी को। जब जो बाहर से हमले होते हैं जैसे अभी चाइना को लेके हमें हो रहा है तो हमें सबसे ज़्यादा इनसिक्योरिटी खतरा कहाँ से, वहीं से है। अब 2 अंकों वाले प्रश्नों में देखते हैं। सुरक्षा की 2 अवधारणाएं कौन कौन सी हैं, वो उसके नाम लिखने हैं आपने। पारंपरिक सुरक्षा नीति के 2 तत्व बताएं, ये बतानी है आपने, 2 कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के माने जाने वाले कोई 2 खतरे बताएं। शक्ति संतुलन से आप क्या समझते हो, लाइक बैलेंस ऑफ पावर। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका। बैलेंस ऑफ पावर कैसे बनाया जा सकता है। अगर छोटी सी एग्जांपल लें तो चाइना अब ये हमारे ऊपर अटैक कर सकता है जब इतने अंदर आ गया, लेकिन वो क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको दूसरे देशों से भी खतरा है कि कल को दूसरे देश अगर इंडिया के साथ आके मिल गए तो हमें वो लोग खतरे में पड़ सकते हैं। लाइक अब जो चाइना है उसका जापान के साथ भी डिस्प्यूट है, चाइना है उसका साउथ कोरिया के साथ भी डिस्प्यूट है, चाइना है उसका ताइवान के साथ भी डिस्प्यूट है। तो इसीलिए वो क्या है, वो तीनों देश अगर बाई चांस इंडिया के साथ आके इसकी हेल्प करते हैं तो उसके लिए एक खतरा बना रहेगा। तो इसीलिए वो क्या कर रहा है, डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पावर बोलते हैं, शक्ति संतुलन। ठीक है। क्या युद्ध को किन्हीं परिस्थितियों में उचित माना जा सकता है, क्या युद्ध को किन्हीं परिस्थितियों में उचित माना जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप चाइना को लेके या इस क्वेश्चन को लिख सकते हो। परमाणु अप्रसार संधि कब हुई थी, न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। क्या भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, क्या भारत ने इस पर साइन किए थे। ये आपको बुक में चैप्टर पढ़ोगे इसलिए क्वेश्चन दे रही हूँ, तो आप इसको इजीली फाइंड आउट कर लोगे। खतरे के कोई 2 नए स्रोत बताएं जो हमने ऊपर किए हैं। विश्व में शांति स्थापना के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप वर्ड में चाहते हो कि पीस बनी रहे तो आप अपने कोई 2 सजेशंस में दोगे, ये 2 नंबर क्वेश्चन में आएगा। आगे 4 अंकों वाले प्रश्न में निशस्त्रीकरण से आप क्या समझते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम ये डिसआर्मामेंट है उसका मतलब शस्त्र रखने वाला, ना शस्त्र रखने वाला, हमें शस्त्र नहीं रखने चाहिए, जितने वेपन्स होंगे उतना खतरा बना रहेगा। इससे आप क्या समझते हो, ये क्यों आवश्यक है और चर्चा कीजिए, ये क्यों जरूरी है डिसआर्मामेंट। शक्ति संतुलन क्या है, मैंने आपको ऊपर बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई देश इसे कैसे कायम करता है, तो नेचुरली है। अब हमें किसकी सपोर्ट है पीछे से, कहीं ना कहीं यूएसए की सपोर्ट है। तो मतलब हम क्या है, बैलेंस ऑफ पावर चाइना के साथ मेंटेन करने में हमें कॉन्फिडेंस है कि हम कर सकते हैं। मानव अधिकारों से आप क्या समझते हैं, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। वैश्विक गरीबी किस प्रकार सुरक्षा का एक खतरा है, जो इंटरनेशनल लेवल पे पॉवर्टी है वो कैसे खतरा है। सुरक्षा नीति के कोई 4 तत्व लिखिए, सुरक्षा नीति के कोई 4 तत्व लिखिए। हम सुरक्षा मतलब हम सिक्योरिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या पॉलिसी बना सकते हैं, या फॉरेन पॉलिसी हमारी क्या हो सकती है, उसके तथ्य है ये। और बच्चों ये सारे क्वेश्चन है, इसके आंसर आपकी बुक के अंदर है, आपने खुद फाइंड आउट करने हैं, मैं बता रही हूँ आपको। पर्यावरण प्रदूषण किस प्रकार मानवता के लिए खतरा है, जो एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है, जो पोल्यूशन फैल रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो ये कैसे हमारे एनवायरनमेंट के लिए खतरा है, तो इसको स्पष्ट कीजिए। आगे 7th क्वेश्चन है जो ये 5 नंबर के लिए है कि नीचे दिए हुए कार्टून के अध्ययन करने के प्रश्न पश्चात उत्तर दें। ये नहीं बच्चे, ये 4 नंबर का ही है, इसमें 4 का ही करना आपने। चित्र में क्या दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, परमाणु शक्ति संपन्न बिरादरी। तो मतलब क्या है, ये लोग मतलब बिरादरी बैठी है जिनके पास बहुत ज़्यादा, लाइक चाइना है, यूएसए, रशिया है, वो एक बिरादरी बैठी है मान लो। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग बैठे हैं बड़ी कुर्सियों पे और यहाँ पे छोटे देश हैं जिनके पास इतने पावर्स नहीं है, न्यूक्लियर पावर्स नहीं हैं। तो कैसे ये लोग इनके ऊपर डोमिनेट करते हैं, इनको इनको हमेशा किसी न किसी तरीके से इन कंट्रीज़ को, जो बड़े कंट्रीज जिनके पास वेपन्स हैं, उनसे खतरा बना रहता है। परमाणु संपन्न जिन देशों की ओर इशारा किया जा रहा है, नाम लिखे। परमाणु संपन्न जिनके पास पूरी न्यूक्लियर पावर्स हैं, उन देशों की तरफ इशारा किया जा रहा है, उनके नाम लिखने हैं, जो आपको आप बुक में पढ़ोगे तो उसमें पता चल जाएगा आपको। तो आप इस हिसाब से इसके नाम लिखने हैं। आगे 6 अंकों वाले प्रश्न,
परंपरागत अपरंपरागत सुरक्षा के अंतर स्पष्ट कीजिए। सुरक्षा की दृष्टि से खतरे के नए स्रोतों का विवेचन कीजिए। क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि महामारी या मानवता के लिए खतरा? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको आज के टाइम पे अपनी बुक पे डिपेंड नहीं रहना है। आपने आज के टाइम पे कोरोना एपिडेमिक कोविड-19 को लेके इसके साथ ऐड करना कि मानवता के लिए कैसे खतरा है, कितने लोगों की डेथ हुई है। भारतीय परिदृश्य से ध्यान में रखते हुए किस प्रकार की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? हम अगर भारत की बात करें तो हमें कौन-सी सिक्योरिटी, कौन-सी सुरक्षा की बात करनी चाहिए? पारंपरिक और अपारंपरिक उदाहरण देके स्पष्ट कीजिए। आप कोई भी दे सकते हो आप, अपारंपरिक दे सकते हो, आप टेररिज्म है, जो टेररिज्म को लेके भी दे सकते हो, आप अभी जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट चल रहा है, बॉर्डर्स को लेके चल रहा है, उसको लेके भी आप दे सकते हो। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये देना ही है। देशों के सामने फिलहाल जो खतरे मौजूद है उनके पारंपरिक हथियार की सुरक्षा अथवा अवरोध के लिए सीमित उपयोग कर रह गया है। इस कथन की विवेचना करिए। मतलब देश के सामने, देशों के सामने फिलहाल जो खतरे मौजूद हैं उनके पारंपरिक हथियार की सुरक्षा अथवा अवरोध के लिए सीमित उपयोग रह गया है। जो हथियार बनाए गए हैं उनका सीमित उपयोग रह गया है। कैसे? मतलब पहले पुराने हथियार बने हुए थे जो पारंपरिक हथियार है, लेकिन अब तो बहुत कुछ नई मिसाइल्स आ गई है, न्यूक्लियर मिसाइल्स आ गई हैं, न्यूक्लियर सी मिसाइल्स आ गई है, समुद्र में से बैठ के भी आप टेस्ट कर रहे हो। तो यानी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर भी। आगे है, आपने जो अपना पैराग्राफ पढ़ना है और उसको आंसर आपने आंसर देने हैं। आप बहुत ईजी है, ये आप आराम से कर लोगे।